हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी रैपिड रिवीजन सीरीज में हिस्ट्री लेक्चर थर्ड, और इस सेशन में हम कवर करेंगे स्टोन एज। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस सेशन में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ हिस्ट्री के थ्रू ही हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को कंपाइल किया, और भी बहुत सारी टर्म्स हमने डिस्कस करी थी जैसे बीसी, एडी, बीपी एंड सेरका। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने डिवीजन किया एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक बार हम यहाँ पर टाइम स्केल फिर से देख लेते हैं, और इसके बाद हम इस सेशन के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीसस क्राइस्ट का जैसे ही जन्म होता है ना, तो हम कंसिडर करते हैं 1 AD, और 1 AD के बाद क्या आता है 2 AD, 3 AD, और आज की डेट में क्या चल रहा है 2022 के बाद क्या आएगा 23, 24 एंड सो ऑन। अब जीसस क्राइस्ट से पहले भी तो लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और उसको हमारे हिस्टोरियंस ने किस तरह से डिफाइन किए। देखो यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एग्जैक्टली जो ह्यूमन अपीयर्ड हुआ था फर्स्टली, वो 2.5 लाख बीसी के राउंड हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं 5 लाख बीसी के राउंड हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस यहाँ पर 10 लाख बीसी के राउंड मानते हैं। तो ये टाइमलाइन को लेकर क्लैश नहीं है। क्यों क्लैश नहीं है? क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ तो है नहीं, जस्ट हमने एविडेंस के आधार पर और कार्बन 14 डेटिंग एलिमेंट के थ्रू ये पता लगा पाया कि ये कितने साल पुराना है, और उसके बाद हमने हिस्ट्री को कंपाइल किया जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो फर्स्टली ह्यूमन अपीयर्ड हुआ था, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले पैलियोलिथिक एज में किस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करता था और कौन कौन से टूल्स को यूज़ करता था। क्योंकि पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि वो हंटर एंड गैदरिंग कर रहा है। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं सभी एजेस का, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और चैलेकोलिथिक। देखिए टूल्स क्या होते थे स्टार्टिंग में, रफ स्टोन्स। तो यहाँ पर स्टोन्स को यूज़ करा जाता था एनिमल्स को मारने के लिए। तो एनिमल्स को यहाँ स्टार्टिंग में कच्चा ही खा लिया जाता था। और टूल्स के आधार पर अगर हम देखें स्टोन्स तो यूज़ होते ही थे, साथ साथ हम मान लेते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों को भी यूज़ करा जाता था। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वुड को भी यूज़ करते थे। और जो एनिमल्स मार दिए जाते थे उनकी जो बोन्स होती थी उनको भी यहाँ यूज़ करा जाता था। तो टूल्स हमने देखे, तीन तरह के टूल्स यूज होते थे, वुड्स, स्टोन्स एंड बोन्स। अब यहाँ पर सरवाइव करने के लिए क्या खाते थे, मीट, मतलब जानवरों को कच्चा खा जाते थे। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखें 5 लाख बीसी के राउंड, तो ठंड बहुत होती थी क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो आइस कवर्ड एक तरह से हमें देखने को मिलती थी। और इसको हम ज्योग्राफी में कंसिडर करते हैं प्लेस्टोसीन एज, और ये हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। मैम काफ़ी आपको अच्छे से बताएंगे कि एग्जैक्टली ये जो एज होती हैं इसको हम किस तरह से डिफाइन कर पाए हैं। तो प्लिस्टोसिन एज में हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो आइस कवर्ड हमें देखने को मिलती थी। और यहाँ पर अपने आप को मतलब ठंड से बचाने के लिए ये क्या करते थे, कौन से क्लोथ्स को वियर करते थे, एग्जैक्टली जो एनिमल की स्किन होती थी उनको यहाँ पर ये एज अ क्लोथ के तौर पर यूज़ करते थे। और जो ट्री की बार्क होती है, मतलब जो छाल होती है ना ट्री की, उसको ये उतारते थे और उसको ये यूज़ करते थे। और एनिमल से बचने के लिए ये क्या करते थे, केव्स में छुप जाते थे और साथ साथ डिगिंग करते थे। मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो कि प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में डिगिंग कर लेते थे, एनिमल से बचने के लिए खुदाई कर लेते थे। और यहाँ पर ये रहते थे, जब इनको भूख लगती थी तो बाहर निकलते थे, स्टोन उठाते थे, जानवर को मारते थे और कच्चा खा जाते थे। स्टार्टिंग के टाइम की आपको मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इनको पता लगा कि पत्थर के रगड़ने से आग निकलती है, तो फायर का आविष्कार हुआ। फिर जब फायर का आविष्कार हुआ तो इन्होंने जानवरों को पकाकर खाना शुरू कर दिया। और इधर धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है वो वार्म हो रही थी, तो एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स को ये कंज्यूम नहीं कर पाते थे, और फिर इन्होंने छोटे एनिमल्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे ये ग्रुप में रहने लगे और सोसाइटी भी डेवलप होने लगी। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, और फिर व्हील का आविष्कार हुआ, देन फार्मिंग यहाँ पर ये लोग करने लगे। और फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर इन्होंने मेटल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे कि हंटर एंड गैदरिंग से कब ये कॉपर एज तक पहुँचे। तो यहाँ पर हमें इस एज को अच्छे से समझना है, मतलब पैलेयोलिथिक एज को, मेसोलिथिक एज को, न्यूलिथिक और चैलेकोलिथिक एज को। तो फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पैलेयोलिथिक एज। अब देखिए पैलेयोलिथिक एज में अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो सबसे पहले हमें जो एविडेंस मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं। मतलब जो फर्स्ट एविडेंस है वो अफ्रीका से मिला है। इंडिया में हमें पहला एविडेंस नहीं मिला है। इंडिया में जो एविडेंस मिला है वो 1.4 लाख बीसी के राउंड मिला है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में बोरी जो एक एरिया है, 1.4 मिलियन ईयर। और मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में ऐसा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। जैसे 1000 को बेस मान लो, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो लाख आ जाता है, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं करोड़ आ जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मिलियन,
फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बिलियन, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ट्रिलियन। तो ये जो आपको यहाँ पर मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए पैलोग्लिथिक एज में ना हमने देखा कि एग्जैक्टली उस समय हमारी जो अर्थ है वो मोस्टली आइस कवर्ड रहती थी, मतलब काफ़ी ठंडा एरिया था। तो ये अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करते थे, किस तरह से मतलब वहाँ पर एग्जैक्टली हमें सिनेरियो देखने को मिलता था, तो हंटर एंड गैदरिंग ही करते थे ये। और उस समय हमें ओक्स, एलिफेंट, हॉर्सेस के भी एविडेंस देखने को मिले। और जैसे कि मैंने आपको बताया फोसिल्स जो हैं वो फर्स्टली अपेयर्ड हुए थे, मतलब फर्स्टली हमें देखने को मिले थे अफ्रीका में, देन इंडिया में। और कल्टीवेशन की ऐसा हमें कोई भी एविडेंस नहीं देखने को मिले। देखो उस समय जानवरों को ये खा रहे हैं, जानवरों को जब पालेंगे और उसके बाद जब व्हील का आविष्कार होगा बहुत ही लेटर ऑन, तब जाके ही हमें कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। तो कल्टीवेशन तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिले, और कोई भी यहाँ पर हाउसेस बिल्डिंग के हमें कोई एविडेंस भी नहीं देखने को मिले। और अर्थ को अगर हम देखें तो लगभग 4000 मिलियन ईयर ओल्ड है हमारी अर्थ। और ये मैंने आपको ज्योग्राफी फॉर ऑल में फर्स्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में बताया कि किस तरह से सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम के बाद सभी प्लैनेट्स बने, और हमारी अर्थ कितने साल पुरानी है, अर्थ में जो लाइफ है वो किस तरह से एग्जिस्ट हुई, और गोल्डी लोक जोन, ये काफ़ी मैं डिटेल में कवर करवा चुका हूँ। तो आप ज्योग्राफी फॉर ऑल के जो फर्स्ट 3 सेशंस हैं उनको अच्छे से देखना, आपको यहाँ पर जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बट चलिए यहाँ पर हम हिस्ट्री पर फोकस करेंगे और पैलेओलिथिक एज के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में सबसे पहले लाइफ सेटल्ड हुई, देन इंडिया में। और स्टोन्स का यूज़ करते थे, स्टार्टिंग में तो रफ स्टोन्स का यूज़ करते थे, जो मिलता था उसको उठाते थे और जानवर पर मार देते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने चिप्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब थोड़ा सा उसको नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हमें जो एविडेंस मिले वो आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि इंडस, गंगा और यमुना को छोड़ दें तो हमें हर जगह एविडेंस देखने को मिले। देखो प्लेन एरिया में तो ये नहीं रह सकते, तो ये रहते कहाँ थे, जहाँ केव्स होती थी, जहाँ रिवर्स होते थे, है ना, तो वहीं पर ये अपनी जीवन को व्यतीत करते थे, क्योंकि जानवरों से बचना भी तो होता है, क्योंकि वो भी तो रिटेलिएट करेंगे। अगर ये जानवर को मारेंगे तो जानवर भी इनको खाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये इंडस, गंगा और यमुना वाले एरिया में ऐसा हमें एविडेंस नहीं देखने को मिले पैलेओलिथिक एज में। और हंटिंग करते थे स्टार्टिंग एज में, और पैलेओलिथिक एज जो है वो हमें 10,000 BC तक देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ इंडिया में देखें कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पर हमें पैलेओलिथिक एज के बारे में जानकारी कहाँ से, मतलब कब कौन से ईयर से देखने को मिली है, लगभग 1 लाख BC के अराउंड। और उसके बाद कुछ एविडेंस हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में कुरनौल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 20,000 BC से लेकर 10,000 BC के अराउंड हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिले हैं। एनिमल के बारे में हमें जानकारी मिली है कि कौन कौन से एनिमल्स होते थे, ह्यूमन की लाइफ कैसी होती थी। स्टोन्स हमें काफ़ी देखने को मिले जिसको एज अ टूल ये यूज़ करते थे। और एनिमल कौन कौन से यहाँ पर हमें देखने को मिले, मतलब किस किस एनिमल के एविडेंस मिले हैं, गोट, शीप, कैटल, और एग्जैक्टली बेलन वैली जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हमें एविडेंस देखने को मिले। और हैंड एक्सिस का ये यूज़ करते थे, और चॉपर्स का यूज़ करते थे। ठीक है, जो एक्सिस हैं वो बिल्कुल सिमिलर ही हमें देखने को मिली है जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका में मतलब हमें एक्सिस मिली है, सेम ही एक्सिस देखने को मिली है। ऐसे समझ लो कि सबसे पहले जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये वहाँ पर रहते थे, और फिर धीरे धीरे ये लाइफ की खोज में, मतलब एग्जैक्टली कि पानी मिल जाए हमें, केव्स प्रॉपर मिल जाए जहाँ पर हम शेल्टर ले सकें, तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। फिर ये यूरोप, एशिया में इन्होंने अपना रहन बसेरा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अफ्रीका से मूव हुए हैं, ऐसे समझ लो अभी के लिए। उसके बाद आगे देखिए तो हमें बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से एविडेंस मिले हैं, जैसे सोहन वैली है। सोहन वैली कहाँ पर है, एग्जैक्टली पाकिस्तान, पंजाब में, कश्मीर में बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। थार डेजर्ट जो गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में, यहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं। बेलन वैली जो मिर्ज़ापुर में, तो हमने अभी डिस्कस किया। डेजर्ट एरिया जो डिडवाना केव है राजस्थान में, यहाँ पर हमें एविडेंस मिले। भीम बेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, भीम बेटका से ना एक ऐसे समझ लो कि पैलेओलिथिक एज के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में भी। और भीम बेटका में बहुत सारी केव्स हैं, लगभग 500 के आसपास ऐसी केव्स हैं जहाँ पर हमें पेंटिंग भी देखने को मिली है। ठीक है, और ये भोपाल मध्य प्रदेश के नियर अबाउट है। हमने घटना चक्कर में भी डिस्कस किए हैं 2-3 क्वेश्चन भीम बेटका से। और लगभग पैलेओलिथिक एज खत्म कब हुई थी, 1000 BC, तो इस तरह के स्टोन्स को ये यूज़ करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं मेसोलिथिक एज। अच्छा, मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है ना, इसको लेकर थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको ओवरलैप देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 10,000 BC के आसपास ले लो, यहाँ 9,000 लिखा हुआ है, 10,000 ले लो। ठीक है, 10,000 BC से लेकर 8,000 BC अगर हम देखें, बिल्कुल सही टाइम पीरियड है मेसोलिथिक। लेकिन कुछ एविडेंस हमें मिले जो 5,000 से भी हैं, 6,000 से भी हैं, और 7,000 से भी हैं। और न्यूलिथिक में भी कुछ ऐसा ही है। न्यूलिथिक में जो हमें एविडेंस मिले हैं वो 8,000 से लेकर
लगभग लगभग 4000 तक हमें देखने को मिले हैं, या कई जगह हम यहाँ पर 2000 भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट आपको यहाँ पर देखना है कि मेसोलिथिक में जो हमें एविडेंस मिले वो कहाँ से मिले, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई ह्यूमन में वो हमें किस तरह से देखने को मिली। देखो, हंटर एंड गैदरिंग तो उस समय भी करी जा रही थी पैलियोलिथिक एज में, और मेसोलिथिक में भी करी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो वार्म्ड होगी। अब जब अर्थ वार्म्ड होगी तो बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उसको ये कंज्यूम नहीं करते थे, तो छोटे एनिमल्स को इन्होंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जैसे फिशिंग। तो यहाँ ऐसे समझ लो कि जो रिवर होती थी उसके नियर अबाउट ये ग्रुप में रहने लगे, और यहाँ पर डिगिंग करते थे। डिगिंग किससे करते थे? एनिमल से बचने के लिए, और फिश को कंज्यूम करते थे, और एग्जैक्टली जो छोटे मोटे एनिमल्स होते थे उनको कंज्यूम करते थे। फिर मेसोलिथिक में ही हमें कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जहां पर ये डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल्स का, मतलब एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था इन्होंने। और टूल्स छोटे हो गए थे, जब छोटे जानवरों को मारना है तो आप बड़े टूल्स का तो यूज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर छोटे टूल्स इन्होंने यूज करने शुरू कर दिए, मतलब यहाँ पर टूल्स में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली। और जो एविडेंस हैं वो हमें कौन कौन सी साइड से देखने को मिलते हैं, जैसे राजस्थान है, और साउथर्न उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया है, और ऐसे समझ लो कृष्णा रिवर के नियर अबाउट हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिले। और बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बींग, और इसकी हमें पेंटिंग भी देखने को मिली भीमबेटका केव में। और जिससे हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि एग्जैक्टली कि जो डोमेस्टिकेशन के कहीं प्रूफ्स भी हमें मतलब मिले हैं, और जहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये लोग डोमेस्टिकेशन भी करना स्टार्ट कर चुके थे। देखो, पैलियोलिथिक एज में ना, जो हमने अभी डिस्कस करी, उस समय फायर का आविष्कार हो चुका था। मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, और मेसोलिथिक एज का जो एंडिंग पीरियड था उसमें व्हील का आविष्कार हो गया था। तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन भी करना स्टार्ट कर दिया, व्हील का आविष्कार भी हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फार्मिंग के भी हमें प्रूफ मिलेंगे। तो यहाँ ऐसे समझ लो कि जो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज है, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, मतलब 6000 और 7000 BC के राउंड, तो हमें फार्मिंग के भी प्रूफ देखने को मिले, मतलब एविडेंस देखने को मिले, ऐसे समझ लो। और बागोर जो राजस्थान में, यहाँ पर हमें साइट देखने को मिली है जहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं। और डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंस है वो एग्जैक्टली हमें आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर एविडेंस देखने को मिले हैं, बागोर राजस्थान में हमें एविडेंस देखने को मिले हैं। और एग्जैक्टली जो प्लांट कल्टीवेशन के एविडेंस हैं वो हमें सांबर लेक नियर अबाउट राजस्थान देखने को मिले हैं। और केव्स में ये पेंटिंग वगैरह करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया भीमबेटका, और ये क्वेश्चन हमने घट्टा चक्कर में भी डिस्कस किया था। 500 पेंटेड रोक्स हमें देखने को मिली है, टोटल 750 के नियर अबाउट केव्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम न्यूलिथिक पीरियड देखें, तो न्यूलिथिक पीरियड में ना ये फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। कहाँ पर? हंटर गैदरिंग कर रहे थे, फिर इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा, डोमेस्टिकेशन के बाद इन्होंने व्हील से काम लेना स्टार्ट करा, और उसके बाद कंप्लीटली जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफर होगी, मतलब किस में ट्रांसफर होगी? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, तो हमें न्यूलिथिक जो पीरियड है इसके कई जगह पर जो प्रूफ हैं वो ईयर टू ईयर हमें मतलब हर जगह चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे विंध्या रेंज में अगर हम न्यूलिथिक पीरियड को कंसीडर करें तो 5000 BC के नियर अबाउट, साउथर्न इंडिया में 2500 BC के नियर अबाउट हमें न्यूलिथिक एज के एविडेंस देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न इंडिया में 1000 BC। तो ये टाइम जो है ना, यहाँ पर ऐसे समझ लो हमने ऑन एन एवरेज कंसीडर कर लिया, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में लिया था उसी को ही आप एक तरह से सही मान लेना। उसके बाद जो टूल्स हैं वो पॉलिश्ड टूल्स का इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, पहले रफ स्टोन्स को यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने स्टोन्स को थोड़ा सा चिप्ड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आगे से नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर टूल्स को इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर नुकीला, मतलब एक माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और अब ये पॉलिश्ड स्टोन्स का मतलब पॉलिश्ड टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। और स्टोन एक्सिस हमें लगभग सभी साइड से ही देखने को मिली है। साउथर्न में जो आज की डेट में हम कुल्हाड़ी देखते हैं ना, प्रॉपर आपने देखी होगी कुल्हाड़ी, गूगल पे सर्च कर लेना, वो प्रॉपर हमें साउथर्न में उस समय देखने को मिली, लगभग 1000 BC के नियर अबाउट। उसके बाद जो पीपल हैं, मतलब लोग हैं, वो पिट ड्वेलिंग करके रहते थे, मतलब ऐसे समझ लो ये प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया में ड्वेलिंग करी, और यहाँ पर रहते थे जानवरों से बचने के लिए। लेक के नियर अबाउट यहाँ पर पानी है, और पानी के नियर अबाउट यहाँ पर ड्वेलिंग करते थे और यहाँ पर रहते थे। कुछ इनको यहाँ पर देखो उस समय ऐसा हाउसेस तो नहीं बनते थे, फिर इन्होंने हाउसेस बनाने शुरू कर दिए, राउंड शेप के हाउसेस बनाने स्टार्ट कर दिए, और फिशिंग कंज्यूम करते थे, और साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक एज में। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्लीस्ट फार्मिंग जो कम्युनिटी है वो क्या प्रोड्यूस करती थी? रागी और होर्स ग्राम को हम क्या कहते हैं? कुलाठी।
ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और न्यूलिथिक एज में ना हमें जो एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के, ये कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ को डेट्स वाई हम ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। और मेहरगढ़ में स्टार्टिंग में जो हम एग्रीकल्चर करते थे, क्या क्या प्रोड्यूस करते थे? वीट एंड कॉटन, कॉटन की खेती करते थे और वीट की। ये एनसीईआरटी का जो हमारा जो सिलेबस है, मतलब 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। और मड ब्रिक्स हाउसेज हमें देखने को मिले, छोटे छोटे हाउसेज। फिर पॉटरी मेकिंग यहाँ पर पीक पर थी न्यूलिथिक एज में, मतलब बहुत ज़्यादा पॉटरी मेकिंग हमें देखने को मिलती थी, अलग अलग कलर की पॉटरी मेकिंग ये करते थे। और हैंडमेड काफ़ी अच्छी पॉटरी ये बनाते थे उस समय। और माइक्रोलिथिक ब्लेड्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, सर्कुलर हाउसेस देखने को मिले। और इस तरह की यहाँ पर पेंटिंग के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या इनकी जीवन शैली होती थी उस समय। कल्टीवेशन ये लोग करते थे, यहाँ पर आप देख ही रहे हो। वेविंग, पोट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ प्रॉपर यहाँ जो इंसान है वो डेवलप कर चुका था। और राइटिंग कुछ हमें फॉर्मेट्स मिले हैं, लेकिन आजकल हम उनको क्रैक नहीं कर पाए कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सील्स पर कुछ देखने को मिला है, क्या लिखा हुआ है, और ये हम लोग अभी के लिए क्रैक नहीं कर पाए हैं। लेकिन लिखा कुछ हुआ है, ये हम लोग मानते हैं कि ऐसा, चूंकि उस समय जो भी लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद हम चैलोग्लिथिक जो एज है उसको देखें, तो ये एज में इंसान ने मेटल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब आप देख रहे हो कि एक तरह से नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है डेवलपमेंट। अब मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ अगर आप जोड़ दो तो आपको याद आ रहा होगा, मोहनजोदारो में, जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भी करेंगे, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। तो उसको बनाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा असंभव है हाथ से, लेकिन उस समय जो कारीगरी थी वो पीक पर थी, काफ़ी अच्छे से ये कारीगरी करते थे। आप जैसे देख सकते हो ये एविडेंस के थ्रू किस तरह से ये कॉपर का यूज़ करते थे और ये टूल्स को बनाते थे एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो चैलोग्लिथिक एज है, यहाँ हमें कॉपर और ब्रोंज का यूज़ देखने को मिला। और इसकी जो हमें एविडेंस है, मतलब इसकी जो साइट्स हैं वो हमें कहाँ देखने को मिली? जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू। और आज की डेट में भी आप मानते हो कि यहाँ पर बहुत सारे रिजर्वर्स हैं, ये रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अपर गंगेटिक बेसिन कर्नाटका, और ये गंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है जो हम लोग आगे कंसिडर करेंगे, जहाँ पर जनपद बने थे, महाजनपद। जब हमारी हिस्ट्री में हम देखते हैं 16 महाजनपद बने थे, तो आपको याद आ रहा होगा मगध वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के नियर अबाउट हमने देखा था कि आयरन एज भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। और आयरन एज जो थी उस समय मगध रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजर्व वहीं पर थे। तो ये जो रिजर्वर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इनको एक तरह से कंसीडर करते हुए चलना है। मतलब यहाँ पर एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रिजर्वर हैं उनके बिहाफ पर आप देख सकते हो कि कहाँ पर मेटल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ जो चैलोग्लिथिक एज है इसमें हमें आयरन को कंसीडर नहीं करना है, आयरन बहुत बाद में आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे आयरन एज में। अभी के लिए हम कॉपर और ब्रोंज का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर भी हमें हल्का ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिला है, मतलब प्लग हमें नहीं देखने को मिला है। और झूम कल्टीवेशन करते थे। ये झूम कल्टीवेशन क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। और आज की डेट में भी हमें झूम कल्टीवेशन देखने को मिलती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ब्रिटिशर्स से पहले झूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी। आज की डेट में ट्राइबल लोग हैं वही झूम कल्टीवेशन करते हैं। तो क्या होती है, मान लो कि एक सेटलमेंट है, एक एरिया है, इसको इन्होंने 15 सेटलमेंट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक सेटलमेंट को ये यूज़ करेंगे 3 से 4 साल, यहाँ पर मल्टीपल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। और जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उससे अपना काम चलाएंगे, 3 से 4 साल खेती करेंगे, उसके बाद इसको साफ़ कर देंगे, मतलब आग लगाकर बिल्कुल साफ़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेटलमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ 3 से 4 साल खेती करेंगे, फिर इसको यहाँ पर क्लीन कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेटलमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर 3 से 4 साल यहाँ, फिर नेक्स्ट सेटलमेंट। इस तरह से करते करते यहाँ पर ये 15 सेटलमेंट को जब यूज़ कर लेंगे और जब फर्स्ट सेटलमेंट में वापस आएंगे तो ये प्रॉपर उसी तरह से उपजाऊ देखने को मिलेगी जैसे पहले उपजाऊ देखने को मिलती थी। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स थे। और लेकिन आज की डेट में हम मानते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ठीक नहीं है, लेकिन उस समय जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मतलब जो उस समय के लोग थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही सही मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो लैंड है अगर हम एक जैसी खेती करेंगे तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो फर्टाइल लैंड है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो डेट्स वाई ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही सही मानते थे और मल्टीपल क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। मान लो कि सीज़न अगर कुछ भी कैसा भी चेंज हमें देखने को मिला तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ हमें कल्चर देखने को मिले, जैसे गणेश्वर कल्चर। इसके हमें ये जो साइट है हमें देखने को मिली राजस्थान के नियर अबाउट। यहाँ पर कॉपर आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले, कॉपर आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ देख सकते हो।
और कुछ कल्चर हैं जैसे आहार कल्चर है, इसके हमें एविडेंस देखने को मिले राजस्थान के नियर अबाउट बलथल, ये एरिया राजस्थान के आसपास ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये चैलोग्लिथिक एज है या फिर मेसोलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज है, पैलेयोलिथिक एज है, जो इंसान है जहाँ पर ये रह रहे हैं तो उसको एक कल्चर का नाम दे देते हैं, ऐसे समझ लो। अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने याद रखना है जितने भी कल्चर मैंने आपको बताए बस इतने ही आपने याद रखने हैं, ठीक है। और अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हो, मान लो कि जैसे आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, तो हरियाणा में सीसवाल कल्चर पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने साउथ में कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो, कर्नाटका केरला में अगर आप रह रहे हो, वहाँ के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पर कौन सा कल्चर बड़ा फेमस है? पल्लवरम कल्चर। तो वो कल्चर आपके स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ना है सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे अगर आप एसएससी को भी टारगेट कर रहे हो, रेलवे को भी टारगेट कर रहे हो, या फिर अपने स्टेट लेवल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हो, तो आपको इंपॉर्टेंट कल्चर ही पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या था कल्चर, यहाँ पर जो हमें क्या था कल्चर में जो एविडेंस देखने को मिले हैं, जैसे बर्तन और ये इस तरह के हमें यहाँ पर पोट्री मेकिंग देखने को मिली है। चंबल वाला एरिया ये क्या था कल्चर जो हमें यहाँ देखने को मिलता था। मालवा कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नर्मदा के नियर अबाउट हमें देखने को मिलता था। गुजरात और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाला एरिया आप कंसिडर कर सकते हो। और सवालदा कल्चर, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में हमें कल्चर देखने को मिलता था। कल्चर सेम ही है, मतलब एविडेंस हमें यहाँ पर सेम ही मिल रहे हैं। इस तरह की पोएट्री मेकिंग देखने को मिलेगी, इस तरह से पोर्ट मेकिंग देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये इस तरह से हालमार्क कर देते थे ये लोग, है ना। और यहाँ पर इस तरह से हमें चैलोग्लिथिक एज में जो मेटल्स है उनका यूज़ होता हुआ दिखता था, और इस तरह से पोएट्री मेकिंग का यूज़ होता हुआ दिखता था। जब लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, उसके साथ साथ उसके जो टूल्स होते थे उनको भी साथ साथ रख दिया जाता था, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि नेक्स्ट लाइफ में भी उनको ये टूल्स काम आएंगे। जो हाउसेस हैं वो हमें इस तरह से देखने को मिलते थे। तो कल्चर सेम ही था, बस एरिया टू एरिया इसका नाम अलग कर दिया, ऐसे समझ लो। उसके बाद प्रभास और रंगपुर कल्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कल्चर माना जाता है कि जो हड़प्पन कल्चर है वो बिल्कुल सेम था। अब हड़प्पन साइड से हमें जो बहुत सारे बर्तन मिले हैं उसमें हालमार्क, सॉरी हालमार्क आई थिंक कहते हैं, जब हम कुछ यहाँ पर लिखवा देते हैं सील्स पर, है ना। तो जो हड़प्पन कल्चर में आप देखना, गूगल पे सर्च करना, जो बर्तन है वहाँ पर ना हमें सील्स देखने को मिली है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे आज की डेट में हम बर्तन लेने जाते हैं ना, तो हम नाम लिखवा देते हैं, और नाम वैसे ही लिखवा देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर से वो बर्तन चोरी हो जाएंगे। बस ये होता है कि चलो नाम लिखवा दिया कि इस पर्सन के थ्रू हमने ये बर्तन लिए, या ये पर्सन का हमने नाम लिखवा दिया, है ना। फिर हमने नेक्स्ट बर्तन लिया तो दूसरे पर्सन का नाम लिखवा दिया। फिर कास्ट लिखवा देते हैं आजकल लोग, है ना। तो ये जस्ट एक क्या होता है कि हमारा पुराना कल्चर है, हम पहले ही हॉलमार्क लगाते थे, क्योंकि उस समय क्या होते थे कि जो हाउसेस थे वो ओपन होते थे। तो जब भी कोई बर्तन किसी दूसरे घर जाता था तो वो वापस आ जाता था बहुत ईजिली। आज की डेट में तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब जो फूड है उसको एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो लेकिन जो प्रथा है वो बहुत पहले से चली आ रही है हॉलमार्क वाली, ऐसे समझ लो अभी के लिए। तो ये जितने भी कल्चर हमने डिस्कस करे वो आपने याद रखने हैं, और इन कल्चर से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया है। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और घटना चक्कर की जो सीरीज़ है उसमें मैं ऐसी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। और ये जो सीरीज़ है इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, फिर मेडिवल करेंगे, मॉडर्न ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छे से कवर कर चुका हूँ। तो वो सेशन को देखिए, और जितने भी आपको यहाँ पर फ्री इनिशिएटिव देखने को मिल रहे हैं जैसे ज्योग्राफी फॉर ऑल, और अगर आप एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी पॉलिटी और ज्योग्राफी समृद्धि मैम ने काफ़ी डिटेल में कवर करवाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। होपफुली आपको ये सेशन में जितना भी हमने कवर किया है वो समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।